न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं एक बेहद ही शानदार सा सेशन लेकर आया हूं जो छात्रों को काफी ज्यादा इंतजार होता है इस तरह के सेशन का। मैं आज 10वीं कक्षा के लिए, है ना, जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन छात्रों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूं। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू कराने आया हूं कि किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं वास्तविक संख्याएं से लेकर प्रायिकता तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने लाता रहूंगा। आज जहां तक मेरा प्रयास हो, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप देखने समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में 15 क्वेश्चन रखा है आपके सामने जो वास्तविक संख्या का है ना। इसमें मैं आपको वास्तविक संख्या से परिचित कराऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको वास्तविक संख्या के पहले कई सारे संख्याओं के बारे में बताता हूं। हाँ, जैसे सबसे पहला जो हमारा नंबर है ना, वो है सम संख्या जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं, और विषम संख्या जिसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। हाँ, सम संख्या का कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, वो हो गया हमारा सम संख्या, इवन नंबर हो गया। यानी मैंने लिखा 18, 19। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये 18 कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। आप केवल इसको सम संख्या ही नहीं कह सकते हैं, है ना, अपितु इसको कई सारा संख्या आप कह सकते हैं। तो कौन कौन सी संख्या कह सकते हैं इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। विषम संख्या का मतलब हो गया कि वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 19। ये दोनों का डेफिनेशन तो मैंने समझा ही दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृत संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है ना। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि गिनती की वह सारी संख्याएं जो जीरो से शुरू होता है। कहां से? जीरो से जो शुरू होगा ना, वो संख्या हमारा कहलाता है पूर्ण संख्याएं। जो जीरो से शुरू होगा वो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो याद रखना मेरे प्यारे छात्रों कि जीरो जहां भी आएगा ना, इसको कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। इट इज अ होल नंबर है ये जीरो, ठीक है ना बात। अब मैं आता हूं प्राकृत संख्या पर। गिनती की वह सारी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनफाइनाइट तक जाती है, इन्फिनिटिव तक जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं, अनंत तक जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी ये एक क्या है? नेचुरल नंबर है। ये एक ना तो सम संख्या है, ये एक ना तो विषम संख्या है, ये एक ना तो भाज्य संख्या है, ये एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो परिमेय संख्या है, ना तो अपरिमेय संख्या है ना। विषम संख्या, सब विषम संख्या है ये, परिमेय संख्या भी है ये, पूर्ण संख्या है भी ये, लेकिन सबसे स्पेशल जो वर्ड इसके लिए लगा है वो है प्राकृत संख्या। तो एक क्या होंगे? प्राकृत होंगे। वैसे तो प्राकृत सारे होते हैं, लेकिन एक के लिए आपको प्राकृत याद रखने हैं और जीरो के लिए क्या याद रखने हैं? पूर्ण संख्या रखने हैं। तो यहां पे एक नोट है, एक वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकता है ना। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है और प्राकृत संख्या में नहीं आ सकता है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होने का तो चांसेस है ही नहीं, है ना। ये बातें हो गई। अब मैं भाज्य अभाज्य की बात करता हूं। भाज्य जो संख्या होता है, भाज्य जो संख्या होगा वो एक से कटने वाला है, अपने आप से कटने वाला है, इट सेल्फ, और बीच में उसको कई सारा नंबर भी काट देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के कटने के बावजूद कई सारे संख्याओं से विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 18, हाँ, तो ये 18 को देखो, ये 18 को एक भी काटेगा, ये 18 भी काटेगा, बीच में इसको 2 काट रहा है, 9 काट रहा है, 3 काट रहा है, बहुत सारे नंबर काट रहे हैं, तो ये 18 क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, है ना। अब प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं जो एक से कटे और केवल अपने आप से कटे, बीच में उसको कोई और नंबर नहीं काट सकता है, वो होगा हमारा अभाज्य संख्या, है ना। ये देखो अभाज्य संख्या है ना, तो ये एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बीच में कोई और नंबर कटेगा नहीं ना, तो ये हो गया अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं इसको। अब आपको दो बातें याद रखना होगा, एकदम याद करते रहिए हम जो भी बोल रहे हैं, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4,
और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, नोट करो एक कॉपी में, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। इसके बाद मैं बात करूं, प्राइम नंबर तो हो गया, इसके बाद मैं आपको बताता हूं ना, का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सह अभाज्य संख्या। कौन सी? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है, वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है, ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है सह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 4 और 5 कैसा संख्या होगा? अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होगा। भागा, आप HCF निकाल के देखोगे तो 1 आएगा, है ना। तो जितने भी लगातार नंबर होते हैं, नोट में याद रखना, जितने भी लगातार संख्याएं होती है वो सह अभाज्य होगा ही होगा, उसका HCF 1 आना ही आना है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद जो है ना, परिमेय और अपरिमेय का बात। एग्जाम में परिमेय और अपरिमेय जितना संख्या हम बोल रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन एग्जाम में होंगे ही होंगे, 2-3 क्वेश्चन तो होना ही है। परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के मद शो करके लिख सकते हैं, तो अब हम लोग उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 4/5, 12/6, 3/9, ये सारा का सारा परिमेय संख्या है, क्योंकि सारे के P और Q दिख रहे हैं। यहां पे कहता है कि Q का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऊपर में 0 आ गया ना तब ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर नीचे में 0 आ गया ना, ये अनडिफाइंड है, यानी ये नंबर है ही नहीं, ये नंबर जो है होगा ही नहीं। तो ये बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, डेसिमल में निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 21, तो इसका पूर्ण रूप से जो है रूट नहीं निकाला जा सकता है, वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अगर 25, तो इसका 5 निकल गया, तो ये रूट 25 जो होगा परिमेय संख्या होगा, लेकिन रूट 21 कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब मैं बात करता हूं वास्तविक संख्या का, जो आपका पहला चैप्टर है, जिस पर मैंने ये सेशन लेकर आया है, काफी महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया है। वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का संग्रह होता है, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, है ना, माइनस में हो, प्लस में हो, सभी संख्याओं का समूह। ऐसा तो इसका डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसको हम लोग A = B × Q + R कहते हैं। यूक्लिड साहब ने ये फार्मूला दिया था, इसलिए इस फार्मूले का नाम रखा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या पारिकलित किया जाता है, क्या निकाला जाता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से HCF निकाला जाता है। नोट कर लेना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकाला जाता है? HCF। A = B × Q + R में A क्या है और B क्या है? A और B दो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें A होगा वो बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, B जो होगा वो छोटा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। Q यहां पर इसका भागफल होगा और R इसका रिमाइंडर होगा, यानी कि शेषफल होगा, है ना। यानी जो हम लोग भागा करते हैं ना इस तरह का, तो यहां पर वाले नंबर और यहां पर वाले नंबर और यहां पे कुछ शेष बच जाते हैं, तो ये शेष को मैंने यहां रखा, ये भागफल को मैंने यहां रखा और ये B को हम लोग यहां रखा, है ना, यहां पे, और जिसे भागा किया वो Q के जगह पे आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बन गया फार्मूला, है ना। आइए अब आप सेशन को देखिए, क्या कहता है ये सेशन और क्या कहता है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहता है √5 क्या है? √5 एक कैसी संख्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिसकी वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकाला जाए, डेसिमल में निकाल सकते हैं, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो √5 जो होगा ना, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। √5 कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आपसे पूछेगा ऐसा सवाल, देखना 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो कहेंगे आप हमको कि नहीं आया, है ना। ये आना ही आना है आपको, ये ना आए कोई और चीज होंगे, लेकिन परिमेय और अपरिमेय पहचानने के लिए आएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा कि रूट 121 बटा √169 कैसी संख्या है? तो ये संख्याएं हो जाएगा परिमेय। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है 11/13, तो ये परिमेय होगा। आपको क्वेश्चन पर ध्यान रखना होगा। और क्वेश्चन ये भी देखना कि यहाँ पे कहता है कि √5 ऐसे कहेगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? नहीं पर आपको फोकस करना होगा, और नीचे 4 नंबर लिखेगा और आपको खोजना होगा कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय लिखना होगा। यानी 3 उसमें नंबर जो होंगे वो अपरिमेय संख्या होगा और 1 परिमेय होगा। तो आप समझदार हैं ही। दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा कि 5.233 डॉट 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 कैसी संख्या है ना। तो डॉट 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 कहने का मतलब है कि ये 3 3 3 3 3 3 हमेशा क्या होगा? बढ़ते रहेगा, है ना। लेकिन यहां पे क्या किया गया है? इसको स्टॉप कर दिया गया है ना। ये डेसिमल ये लगा
करके क्या करा गया है, इसको स्टॉप किया गया है, या इसके ऊपर रैकरिंग चढ़ा दिया जाए, है ना, तो स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये संख्याएं हमेशा अपरिमेय में लोग जो है टिक आउट करके गलती करते हैं। तो ये देखो, यहां पे अगर रैकरिंग लगा दिया जाए, है ना, या फिर संख्या को रोक दिया गया हो, तब ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। आप पढ़े होंगे कि 0.77 को है ना परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। भाई जब 0.7 जब ये डाउट लगा हुआ है, जब ये परिमेय संख्या हो सकता है, तो फिर ये भी परिमेय संख्या होगा। आगे आइए, 6 प्लस रूट 2 एक क्या कैसी संख्या है, 6 प्लस रूट 2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी हमेशा अपरिमेय होता है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल भी हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय के बीच कोई भी ऑपरेशन लगेगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या होगा ना, पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 कहने का मतलब क्या है, 22/7 p/q के रूप का है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू होता है 3.14, है ना, बढ़ते रहता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या शायद से हो जाएगा, है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है कि 11/5 कैसी संख्या है। तो 11/5 कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, p/q के रूप में लिखा हुआ है ना। 1/√2 कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, नीचे √2 लगा हुआ है। कहता है दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर b इंटू क्यू प्लस r में कौन सा कंडीशन सही है। यहाँ पे कहता है r बड़ा b से। मैंने आपको बताया कि a और b में सबसे बड़ा नंबर b होता है, और उसके बाद जो छोटा 2 नंबर में वास्तविक संख्या में, तो b तो ऑब्वियसली r से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। b जो होगा वो r से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो b यहाँ पे r से छोटा दिखा रहा है, b यहाँ पे r से बड़ा दिखा रहा है, तो ये आंसर हो जाएंगे ना बात। शेषफल तो छोटा ही होगा ना जी, शेषफल तो छोटा आएगा ना, जहां आप भागा दे रहे हैं, जिससे आप भागा देंगे उससे शेषफल छोटा होगा। तो यानी b का मान बड़ा होना चाहिए, r का मान छोटा होना चाहिए। पूर्णांक c तथा d के मसा c बड़ा d छोटा में यदि c बराबर d इंटू क्यू प्लस r में r 0 है, r का वैल्यू 0 कर दिए अगर, तब यहां पर वाला नंबर HCF कहलाता है कि नहीं कहलाता है, बताइए। अगर r का वैल्यू 0 हो जाए तो यहां पर वाला नंबर HCF होगा, तो यानी d HCF होगा इसका। तो चेक करेंगे कि HCF d कहां है, लसा d बोल रहा है, मसा डी बोल रहा है, तो HCF डी हो गया। ये ऑप्शंस हो गए। 9वां क्वेश्चन कहता है हमारा कि मसा ए और 1 का क्या होगा, ए और 1 का HCF क्या होगा। बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ये सारे के सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। ए और 1 का HCF क्या होगा, ए का और 1 का, आ जाओ, ए और 1 का निकाल ही लेते हैं, क्या कहता है इसका HCF। अगर ए को और 1 को अगर ऐसे HCF निकाला जाए तो क्या होगा, 1 को ए से कैंसिल करेंगे, ए कट जाएगा ना जी। तो यहां पर वाला नंबर HCF होते हैं, यानी इसका HCF कितना होगा, 1 होगा। ए और 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। अब कहता है कि ए और ए का HCF क्या होगा, ए और ए का HCF पूछ रहा है। तो ए को ए से भागा करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो इसका HCF क्या रहा, ए रहा। यानी ए और ए का जो HCF होगा ए, और स्टूडेंट इसमें 1 लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ी जरूरी है। यहां आइए, ए और 0 का HCF पूछ रहा है, ए और 0 का HCF पूछ रहा है, तो ए और 0 का HCF क्या होगा, 0 होगा, है ना। ए और 0 का HCF निकालेंगे हम लोग तो 0 ही होगा, ए और 0 का HCF 0 होंगे। अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए और 0 का HCF पूछ रहा है। तो ए का तो हो गया 1 गुना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 को तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं बात। तो सीधा सीधी इसकी HCF में आपको 0 लगा देने हैं। अब क्या है हमारा, ए बराबर b इंटू क्यू प्लस आर में मसा ए बी का क्या होगा, ए और बी का आपको निकालने के लिए कह रहा है HCF। ए और बी का क्या निकालने कह रहा है, ए और बी का क्या निकालने कह रहा है, HCF। तो ए और बी का HCF कौन होगा बताओ, ए और बी के जो यहाँ पे HCF होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, ए बराबर b इंटू क्यू प्लस आर कह रहा है ना। तो
यहाँ पे इसकी HCF जो होगा वो Br होगा, है ना। HCF किस पे डिपेंड करता है, HCF हमारा B कहलाएगा ना जी, लेकिन R का मान जब 0 होगा तब ना, तो B और R पर डिपेंड करता है HCF, तो इसका HCF हो गया क्या, Br हो गया। यानी A और B का HCF कहाँ डिपेंड करेगा, B और R पर। नेक्स्ट है, यदि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R में A का वैल्यू 30, B का वैल्यू 5 रखना है, तो Q का मान और R का मान क्या होगा। कहता है A बराबर B इंटू क्यू प्लस R में वैल्यू रखने हैं, क्या A के जगह पे 30 रखने हैं, B के जगह पे क्या रखने हैं, 5 रखने हैं, Q के जगह पे तुम ऐसा कौन सा नंबर रखोगे और R के जगह पर ऐसा कौन सा नंबर रखोगे, है ना, कि ये जो है लाइन 30 के बराबर आ जाना चाहिए। तो 5 है, 5 से 30 में भागा करोगे तो 6 बार में डायरेक्ट ना कट जाएगा, तो 6 × 25 R का मान 0 हो गया, यानी Q का मान 6, R का मान 0, Q का मान 6, R का मान 0, तो ये हो गया हमारे पास सही। अगला सवाल कहता है, किसी संख्या 200 में, किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग देने पर, कोई संख्या है हमारा कितना 200, और इस 200 में कह रहा है कि किस संख्या से भागा करें कि भागफल 15 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको B की वैल्यू निकालनी है, तो 15 को 200 में भागा करके देख लेते हैं कि क्या होता है ना। 15 को 200 में भागा देके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो 15 को यदि 200 में भागा करा जाए, है ना, तो क्या होगा, 15 के एकम 15 हो जाएंगे, यहां पर से कितना बचेगा, 5 और 0। अब इसको अगर 15 तिया कितना लगा दिए, 45, तो 5 आ गया ना शेष, यानी 13 से यहां गुना होगा और 5 शेष में भी चला गया। यानी आप अगर यहां पे 13 लिख दोगे, 200 बराबर 13 गुना 15 और प्लस में 5, तो आंसर एकदम से करेक्ट आएगा, क्योंकि 13 और 15 में गुना करेंगे तो 195, 5 जोड़ देंगे तो 200, यानी B का वैल्यू क्या आ गया, 13। तो हम लोग B का मान कितना लगा दिए, 13 लगा दिए। इंपॉर्टेंट सवाल है 15 नंबर में, देखिए क्या कहता है, 47 से 300, इसको क्या कहते हैं जी, 79, 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा। यहां भी वही काम करना है, यानी 379 में आपको कितना से भागा करना है, 47 से, तो भागफल कितना आएगा यहाँ पे, ताकि शेष कितना बचे, 3 बचे। तो 47 से भागा करवाना होगा, 47 से भागा करवाना होगा 379 में, है ना। तो 47 को 7 बार में पढ़ोगे तो 7 7 49, 9 4 7 चौको 28 और 4 32, यानी 7 बार में ही लगेंगे। तो 7 बार में लगाओ, 7 7 49 के 9 हाथ में रहा 4, 7 चौको 28 और 4 32। ये लगता है हमको कि बहुत ज्यादा ये छोटा है, इसको 8 से लगा के देखो क्या होता है। 8 7 56 6, 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा, 8 7 56 6 5, 8 चौका 32 और 5 37, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। शेष भी बच गया 3 और यहां आ गया 8, यहां क्या आ गया 8, तो यानी हमारे पास आंसर क्या हो गया, 8 हो गया, है ना बात। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेकर आया हूं, यहाँ पे बहुपद से रिलेटेड होगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा इस स्लाइड में 14 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इसके पहले जो 15 सवाल थे वो लेसन 1 के होंगे, वास्तविक संख्याएं के होंगे। अब जो मैं बात कर रहा हूं, चर्चा करूंगा, वो बहुपद का होगा, पॉलिनोमियल्स के होंगे, लेसन 2 के होंगे। और इसमें आपको कम से कम भी ना तो 30 सवाल दिखाएंगे ही हम, है ना। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, और ये चैप्टर के सवाल जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो हमको बताइए जिसमें बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुपद से क्वेश्चन होते ही होते हैं। वो पहले वाला डेट्स नहीं है कि आपको केवल जो है कि अंक गणित से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है ना हमारा एडवांस मैथ में से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यानी जो सिलेबस के मैथ हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आइए मैं सबसे पहले आपको बहुपद से परिचित कराता हूं। बहुपद का मतलब क्या होता है ना। बहुपद का मतलब होता है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक को हम लोग, है ना, एक साथ लिख देते हैं कई सारे बीजीय व्यंजक को, तब वो बहुपद बन जाता है। यानी कि अगर हम लोग चर राशि और अचर राशि को प्लस माइनस के साथ अगर लगा के लिख देते हैं ना, तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने अगर लिखा 3x प्लस में 5, तो ये बहुपद होंगे। मैंने लिखा 9x प्लस y, तो ये भी बहुपद होंगे, है ना। ये सारे के सारे बहुपद होंगे। तो बहुपद में आपको ध्यान रखना है कि बहुपद जो होता है ना कई प्रकार के होते हैं। बहुपद जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चार घात के बहुपद, शून्य घात के बहुपद, कई घात के बहुपद होते हैं। तो जैसे मैंने पहले मैंने बताया रैखिक बहुपद लिखा,
रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जो ए एक्स प्लस बी के जैसा हो ना, जिसका व्यापक रूप कैसा हो, ए एक्स प्लस बी के जैसा हो, यानी इसका पावर चर राशि का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी तरह से अगर द्विघात बहुपद का बात करें हम, तो द्विघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है सी। ऐसे ही अगर त्रिघात बहुपद का पूछे हम, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही बढ़ते जाता है। अगर चार घात का पूछेंगे तो ए एक्स के पावर 4, बी एक्स के पावर 3, सी एक्स के पावर 2, डी एक्स और प्लस में ई। वैसे ही पांच घात के बहुपद का भी व्यापक रूप बना सकते हैं, है ना। तो ये व्यापक रूप एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। रैखिक बहुपद का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो जिसका अधिकतम घात 1 हो, है ना, और जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, ये द्विघात होगा। और त्रिघात में जिसका अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा। और शून्य घात का बहुपद अगर कोई डिजिट लिख दिए हम, 9 लिख दिए, तो ये शून्य घात का बहुपद है, इसमें पावर 0 है ना, इसमें चर राशि तो है ही नहीं और ना इसका पावर होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, शून्य घात के बहुपद हो जाएंगे। तो शून्य घात का बहुपद तक मैंने आपको समझाया। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कुछ फार्मूलाज होते हैं, है ना, जैसे अगर हम बात करें द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र, तो ये बहुत जरूरी फार्मूला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ। इस फॉर्मूला की सहायता से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। कौन सा द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ये अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं। और त्रिघात बहुपद का अगर फार्मूला आपको निकालना है तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। ये फार्मूला क्या है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र है। ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और पहला जो पार्ट्स में होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरा पार्ट में गुणनफल वाला होगा, गुणनफल करके योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, और ब्रैकेट में रहेगा एक्स और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये द्विघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र है, ये त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का सूत्र है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के मूलों के आधार पर फार्मूला। मतलब अगर द्विघात बहुपद है और उसमें अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ देते हैं तो माइनस में बी बटा ए आ जाता है, और अल्फा इंटू बीटा को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी बटा ए आ जाता है ना। अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, तो भी माइनस बी बटा ए होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो सी बटा क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो गया। अगर ये वाला फार्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो माइनस में डी बटा में क्या होगा, ए होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दोनों का सेम फार्मूला होगा, और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला जो होता है वो सी बटा ए ही होंगे। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये वाला फार्मूला, या गामा इंटू अल्फा बराबर माइनस में क्या होंगे, डी बटा ए होंगे। तो आइए अब इसमें हम आधारित कुछ सवाल को देखते हैं और क्या कहता है ये सवाल। सवाल का सॉल्यूशन का जगह यहीं पे है, बहुत छोटा है ये, इसी में सारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल कहता है कि यदि अल्फा बीटा किसी बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक हैं तो 1 प्लस अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। आइए कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ए बी सी के मान याद होने चाहिए। ए का मान कितना है यहाँ पे 4, बी का मान 3, सी का मान 7। कैसे निकाले हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 में जो x स्क्वायर के बगल में होता है वो हमेशा a कहलाएगा, और जो x के बगल में होगा वो b, और ये c। बड़ी आसान है, a का मान 4, b का मान 3, c का मान क्या है 7। अगर कहीं पे माइनस होगा तो आपको ध्यान रखना है कि b का मान -3 होंगे। यहाँ पे सारा प्लस है, a b c का मान हमको पता है ना जी। अब क्या कहता है यहाँ पे कि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का आपको जो है ना वैल्यू निकालने हैं। तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा को सॉल्व करके फार्मूला निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा अल्फा। और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं माइनस में बी और बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बताए हैं सी बटा में ए से ए कट जाएगा, माइनस बी बटा सी हो जाएगा फार्मूला। याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फार्मूला होता है माइनस में बी बटा में सी। अब बी का वैल्यू कितना है 3, मैंने रख दिया बी का वैल्यू 3, माइनस फार्मूला में ही है। सी का मान कितना है 7, आ गया 3 बटा 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। माइनस में हो गया 3 बटा 7, बड़ी आसान काम है।
समझ में आया बात आपको। दूसरा सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा है, तब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। बड़ी आसान बात है, कहे ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू गामा, ये 4 फार्मूला से बहुत क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, सी बटा ए। सी का वैल्यू कहाँ है, इसमें सी का वैल्यू 1 है, सारे लोग को पता चल रहा है। और यहाँ देखो ए का वैल्यू भी 1 है, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नंबर 3 क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये तो थ्योरेटिकल है, इसमें तो आपको कुछ गुना भागा करने ही नहीं है, लेकिन समझने हैं, आएगा एग्जाम में, बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है, और इसका शून्यक दिया हुआ है a इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो px के शून्यक क्या होंगे। तो जब भी द्विघात बहुपद को आप देखे होंगे तो 2 शून्यक निकलता है, और उन शून्यक का नाम क्या होता है, अल्फा बीटा। तो जैसे ही द्विघात बहुपद कहा तो इसके 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। देखिए कितना खतरनाक सवाल था, अगर आप ये चीज ना देख के जाएंगे एग्जाम में ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप छोड़ ही देंगे। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य का अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू। हाँ, बड़ी सुंदर सवाल है ये, और इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका ये वाला जो टर्म होता है दूसरा का एक्स स्क्वायर वाला, अभी मैंने त्रिघात बहुपद प्राप्त करने का फार्मूला दिखाया था ना, चलो फिर से लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला होगा अब ना, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये देखो, यही त्रिघात बहुपद का जो है ना व्यापक रूप है, इस ऐसने दिखता है। तो ये वाला जो त्रिघात बहुपद है ना वो ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पे किसका मान पूछ रहा है बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये कहाँ आता है, 2 नंबर पे एक्स स्क्वायर के बगल में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कौन है, 7 है, यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल में जब 7 है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर क्या होने वाले हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। -7 कभी मत करना, ये देखो ये माइनस फार्मूले में ही है, ये फार्मूला में ही है, ठीक है ना। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो आंसर होगा वो कितने होंगे, 7 होंगे। -7 बहुत लोग करेंगे, -7 बहुत लोग करेंगे, लेकिन गलत होगा। -7 बहुत लोग करेंगे, गलत होगा। इसकी आंसर क्या होगी, 7 होगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो होगा वो 7 होने वाला है। अब क्या है नंबर 5 क्वेश्चन की, बहुपद 2x क्यू माइनस 3k एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात करें। बड़ी शानदार क्वेश्चन है, शून्यकों का योग कहता है। सबसे पहले तो देखो कि ये त्रिघात बहुपद है, माने यही वाला फार्मूला चलेगा। शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो शून्यकों का योग इस टर्म में दिख रहा है कि इस टर्म में दिख रहा है कि इस टर्म में दिख रहा है, इस टर्म में दिख रहा है। ये शून्यकों का योग है, और ये शून्यकों का गुणनफल का योग है, ये शून्यकों के गुणनफल का योग है, और ये शून्यकों का योग है। तो कहता है शून्यकों का योग 6 है, माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के बगल में होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होगा, 3k होगा। कितना होगा, 3k होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, 3k है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, 3k बराबर में 6। अभी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, समझिए, अगर इस एक्स क्यू के बगल में कोई भी डिजिट रहेगा तो इस सारे में तुमको डिवाइड करने हैं, सारे में डिवाइड करने हैं। बड़ी जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, समझो। एक्स क्यू के बगल में कितने हैं, 2 हैं, तो सारे में तुमको 2 से डिवाइड करने हैं। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट जाएगा ना। मैंने ऐसा क्यों किया पूछो, ऐसा इसलिए किया कि फार्मूला में शुरू में क्या होता है, एक्स क्यू होता है ना, तो एक्स क्यू के जैसा इसको बनाना पड़ेगा। तो जो इसके आगे में नंबर होंगे सारे में डिवाइड करेंगे, तो सारे में डिवाइड करेंगे तो ये 3/2k हो जाएगा ना। तो 3/2k लिखा मैंने। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ये माइनस तो फार्मूले के हो जाते हैं, ये माइनस किसके हो जाते हैं, फार्मूले के हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने क्या किया, अब यहाँ से देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6। अब यहाँ k का मान निकालो, 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो k का मान आ गया हमारे पास 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो 5 का मैंने आंसर लगा दिया बी। ध्यान रखिएगा, आपसे -4 भी आ जाएगा सॉल्व करते समय। क्यों, क्योंकि आप माइनस यहां से उठा के ला दीजिएगा। क्यों, मैं आपको बार बार कहता हूं, ये माइनस फार्मूला के अंदर घुस जा रहा है,
है ना। अभी यहाँ पे आ रहा है 3k, तो आपको यहाँ पे केवल 3k लेने हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। बहुत सारे बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे समझिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है इसके वाला, ये देखो ये तो एक्स क्यू हो गया आगे का फार्मूला में, अभी जो मैंने बताया व्यापक रूप इसका, और ये जो फार्मूला, ये जो दूसरा टर्म होगा वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होगा, और ये जो टर्म होगा ना शून्यकों के गुणनफल का योगफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का होगा ये वाला वैल्यू, और ये वाला वैल्यू किसका होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। निकालना किसको है हमको, शून्यकों का योग, माने दूसरा का नंबर वाला निकालना है, और शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, और शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 6, मैंने बराबर में कितना लिख दिया 6, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का उसको भी यहाँ पे लिख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है वो होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 3k है, तो मैंने यहाँ लिखा 3k। अब बात आया कि दू कहां से आया, तो दू यहाँ देखो एक्स क्यू के बगल में जो ये दू था ना, इस दू को हटाने के लिए मैंने सारे में दू से डिवाइड किया, ऐसा किया जाता है पूर्ण वर्ग विधि में, आप सीखे होंगे, आगे भी मैं सिखाऊंगा। तो दू से मैं सारे में भागा कर दिया, इसलिए 3/2 आ गए, तो मैंने लिख दिया 3/2, यहां से काट दिया 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, और 2 को 2 से गुना कर दिए तो k का मान कितना आ गया 4। बड़ी ही शानदार और भारी सवाल था, लेकिन अगर आप समझते हैं तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर सवाल कहता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान क्या होगा। इस बी के मान पता करने हैं आपको कि इस बी के जगह पर क्या होने वाला है, इस बी के जगह पर कौन से नंबर आने वाले हैं, ये बी का वैल्यू क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इन दोनों का जो शून्यक होगा ना, इन दोनों के जो शून्यक होंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम कहने का मतलब होता है कि अल्फा का वैल्यू अगर x है तो बीटा का वैल्यू 1/x होगा, और हमको निकालने हैं b के स्थान के जगह के, है ना। तो ये b क्या कहलाएंगे, ये c के स्थान पे है रियलिटी में देखा जाए तो a b c, क्योंकि इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होता है, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का जगह होता है। द्विघात बहुपद में प्राप्त करने का जो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लगा दो, अल्फा हो गया x, बीटा हो गया 1/x, x कट गया, तो हमारे पास b का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 होगा। लेकिन एक चीज है, फार्मूला में यहाँ पे प्लस और माइनस ही होता है, ठीक है, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा c, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x से x कट गया तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप कि यहाँ का बात मैंने कैसे निकाला, ये स्थान किसका है, ये स्थान अल्फा इंटू बीटा का है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा का मान x है और बीटा का मान 1/x है, क्योंकि बोल रहा है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, x से x कट गया, आंसर कितना आ गया 1। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और qx का वैल्यू दिया हुआ है 2x, इन दोनों को अगर भागा दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन कहता है, अगर 2x को 5x स्क्वायर में भागा करेंगे जी तो क्या आएगा आंसर में, इसका कुछ ना कुछ तो एक चर वाला रैखिक समीकरण आएगा। मानते हैं ये 2x है, इसको भागा कराना है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, भागा करके देख लो कि भागफल के घात क्या आने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर 2 है और यहाँ 5 लाने हैं तो इसका मतलब है कि हमको कितना से करवाना होगा, 2/5 से करवाना होगा, 5/2 से करवाने होंगे, गुना कितना से करवाना होगा 5/2 से, तभी तो 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ x से यहाँ भी x देना होगा, अब इसे भागा लगाओ तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ जब ये 5x आया तो इसका घात कितना हुआ, 1 हुआ, अधिकतम घात तो 1 ही हो सकता है, इसके आगे भागा देंगे तो और कम ही आएंगे कि ज्यादा आएंगे, कम ही आएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1, तो घात कितना आएगा इसका 1 आएगा भागफल करने पर। 8वां सवाल कहता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के एक शून्य कौन से होंगे। इसका सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 को 2 से इसका गुणनखंड तोड़ना होगा, तब 5 को 2 से करेंगे तो 10, बीच में लाना है 7, यानी 5 और 2 पर टूटेगा, इसका मतलब है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस में कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पे अगर कॉमन कर लिया जाए, x कॉमन कर लिया जाए तो इसके पास क्या बचेगा 2x प्लस में 5 बचेगा, और यहाँ से अगर 1 कॉमन कर लिया जाए तो भी क्या बचेगा 2x प्लस में 5 बचेगा, 2x प्लस 5 1 में आ जाएगा, और बचा कौन इधर से x प्लस में 1, यहाँ से अगर निकालेंगे तो माइनस में 5/2 आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो -1 आएगा। खोज लो कि कौन सा आंसर होने वाला है, 1 शून्यक -1 होगा इसका। अगला सवाल
किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ध्यान रखना, कोई भी बहुपद का अगर शून्यक दिया हुआ है और उस शून्यक अगर प्लस में है तो इसका गुणनखंड माइनस में होगा। मैंने कई बार बताया है ये चीज को, है ना। अगर किसी का शून्यक जो है ना, मैंने बताया है कि अल्फा 3 है तो अल्फा का गुणनखंड क्या होगा, बताओ जल्दी से। अल्फा का गुणनखंड मैंने लिखता है x माइनस 3, प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 था तो इसका x माइनस 3 गुणनखंड हो जाएगा। बड़ी ही आसान सवाल था। 10 नंबर सवाल क्या कहता है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने कह रहा है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दो, माइनस में b बटा a। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, माइनस में 5 हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, माइनस में 5/3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल कहता है कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 4 हो तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। हमने अभी बताया है कि अगर x प्लस 4 इसका गुणनखंड है तो माइनस में आंसर होंगे, -4 इसका आंसर होगा। और अगर गुणनखंड -4, अगर शून्यक -4 कहे और गुणनखंड पूछे तो आंसर x प्लस 4 होंगे। 13 नंबर सवाल कहता है कि एक द्विघात बहुपद एक द्विघात नहीं, त्रिघात बहुपद है ये त्रिघात बहुपद होंगे, गलत है। त्रिघात बहुपद है 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 2 और इसके शून्यक है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान। देखो अभी क्या आंसर पूछा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फार्मूला में तुमको चल के देखना है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का पोस्ट कहां पर है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सबसे पीछे होता है ना। और फार्मूला में देखेंगे एक बार कि प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं होता है पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, है ना, कि यहाँ पे तो माइनस प्लस और यहाँ माइनस होने चाहिए तो इसकी स्थान तो ठीक है ना, यानी माइनस इसमें नहीं लेकर के चलेंगे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला लगा देंगे, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या फार्मूला होता है, बताओ जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का क्या फार्मूला होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है हमारे पास c बटा a। तो c का मान कौन होगा इसमें, बताओ। ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा c। तो c की फार्मूला हो जाएगी माइनस में 5 और a का वैल्यू हमारे पास है 2, 5/2 नहीं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है माइनस में d बटा में a। तो d का मान इसमें कौन है, माइनस में 2। d का मान क्या है, माइनस में 2 और d का मान हो गया माइनस में 2 और a का मान कौन है, 2, है ना। माइनस तो लेके चलने नहीं है आपको तो 2 काट दिए हम लोग, है ना। d का मान हो गया हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटा बीटा इंटू गामा हो गया हमारे पास माइनस डी बटा ए। और ये देखो इसका माइनस हो गया, माइनस में 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। एक फार्मूला का माइनस और एक क्वेश्चन का माइनस, इसीलिए तो मैंने कहा कि माइनस यहाँ पे आएंगे नहीं। 2 कट गया, आंसर कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 है ना, तथा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा। बहुपद निकालने हैं आपको, द्विघात बहुपद निकालने हैं। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 कहता है तो -4x अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 कहता है, यानी एक्स स्क्वायर -4x और माइनस में क्या होने वाला है, 4 होने वाला है ना। यहाँ पे कहता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कहता है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4 कहता है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो आ गए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। तो तब के लिए आप जो है इतना क्वेश्चंस को करिए, है ना। हम आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।